हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज शमा उपाध्याय और केमिस्ट्री एजुकेटर। हो गई है शुरुआत, हम जुड़ चुके हैं आपके साथ। स्वागत है आप सभी का संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में रेस्ट जो भी चीज़ें बची हुई थी। जैसे कि अगर आपको देखा होगा, अगर आपने पहला क्लास देखा होगा तो आपने देखा होगा हमने केमिकल काइनेटिक्स किस चीज़ से डील करता है, किस ब्रांच से, इस पर बात करी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स में जैसे ही आप अंदर आओगे तो पेपर में सबसे पहला सवाल उठ जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के लिए हम लोग रेट कैसे लिखते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। देन हमने बात की थी कि अगर आपको रेट लॉ लिखना है तो रेट लॉ क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी, यहाँ तक चीज़ें हो गई थी। दोनों के बीच का डिफरेंस भी हमने देख लिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें करने वाले हैं। ये भी आपके पेपर के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका पहला पार्ट था। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं बेसिकली सूडो ऑर्डर रिएक्शन करेंगे, फिर हम देखेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर का। ठीक है, देन आएंगे थियरीज पे। तो सबसे पहली थियरी आपकी आ जाती है आर्हेनियस की थियरी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। और लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग कुछ मेथड्स को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा अगर सिलेबस, तो उसमें कंडक्टोमेट्रिक हो गया, ठीक है, फोटोमेट्री हो गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये सारे कुछ मेथड्स हैं जिनका यूज़ आप करते हो। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ को देखने के लिए या फिर जो भी वेरिएशंस उन चीज़ों को देखने के लिए आप इनका यूज करते हैं, तो उन मेथड्स पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो सबसे पहले आपको देखना है, पढ़ना है, वो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सूडो रिएक्शन क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बता दिया था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं ना, ऑर्डर किसी रिएक्शन का लिखना है तो उसमें जितने भी रिएक्टेंट में जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है, आपको सिंपल करना कुछ नहीं है, उनके पावर को जोड़ के लिख देना है। ठीक है, जो भी आएगा वही उस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इसमें आप देखो सूडो इसको क्यों बोला जाता है, सबसे पहली बात तो यही हो गई। ठीक है, वैसे तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप समझ रहे होंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन इसमें सूडो लिखने का मतलब क्या है। ठीक है, सूडो क्यों बोला जाता है, आपको पता होगा कि सूडो का मतलब होता है बेटा फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स कहने का मतलब है कि गलत है, इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलना गलत है। इट मीन्स कि ये लगता तो होगा फर्स्ट ऑर्डर जैसा, पर ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ होगा जिसके वजह से ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाया। ठीक है, तो देखते हैं होता क्या है। तो जब आप बात करोगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो मेनली इस रिएक्शन में होता ये है कि कोई भी एक रिएक्शन होगा। ठीक है, सबसे पहले सभी रिएक्शंस को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात होती है कि किसको कहेंगे, तो कुछ ही ऐसे रिएक्शंस हैं पर्टिकुलर, ठीक है, जिनको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। ठीक, अब इसमें करना क्या है, थोड़ी सी स्क्रीन ब्लर हो रही है। ठीक है, क्यों हो रहा है, चलिए देखते हैं। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में करना क्या है बेटा, सिंपल आपको करना ये है कि कोई भी एक रिएक्शन है, सबसे पहले आप उस रिएक्शन को लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उस रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, मैम दिख रही हैं क्या आप लोग को, ठीक है, चलिए, इसका मतलब हाय बोलना था, ओके ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं, देखते हैं सूडो। हाँ, सूडो बता रहे थे आपको हम, सूडो क्या होता है। जैसे किसी भी रिएक्शन की बात करी अभी हमने इसमें, तो हमने बेसिकली देखा कि रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, सिंपल, वो तो हर रिएक्शन में होता है। आप यहाँ पे उसके कंसंट्रेशन टर्म की बात कर रहे हो। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म की अगर हम बात करेंगे तो कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ रिएक्टेंट का भी होगा और फर्दर कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन आपका प्रोडक्ट का भी होगा। ठीक है, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बेटा एक पर्टिकुलर ही रिएक्शन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो आपका एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है, और एक बड़ा ही फेमस जो है वो है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, केन शुगर का जो इन्वर्जन होता है इसको हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ऐसा इसको क्यों बोलते हैं, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, पहले हम रिएक्शन आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको ऐसा क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको ले लेना है केन शुगर। ठीक है, केन शुगर का फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा, C12H22O11। ठीक है, अब आपने केन शुगर ले लिया, फर्दर आपको इसके साथ केन शुगर के अलावा आपको वाटर लेना है, और ये जो वाटर होगा आपका ये एक्सेस में होगा। ठीक है, एक्सेस में ज़्यादा अमाउंट में वाटर लेना है, और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आप सभी को पता होगा कि ये ग्लूकोज में टूटता है, C6H12O6 प्लस फ्रक्टोज में टूटेगा C6H12O6। तो ये आपका मान लेते हैं कि एक आपका ग्लूकोज बना और दूसरा आपका बेटा फ्रक्टोज बना। ठीक है, तो आपने लिया केन शुगर,
केन शुगर का जब आपने हाइड्रोलिसिस कराया, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराने के लिए आपको पानी का यूज़ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसे तो हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, तो आपने हाइड्रोलिसिस कराए तो ये फर्दर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया, ठीक है। अब देखना ये होता है बेटा कि अगर हम आपसे पूछें कि आप इस रिएक्शन में, आपको मैंने दो चीज़ें बताई थी, एक तो ऑर्डर बताया था और एक मॉलिक्यूलैरिटी बताई थी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन में ऑर्डर कितना है और मॉलिक्यूलैरिटी कितना है, तो आप क्या हमको बता पाएंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम मॉलिक्यूलैरिटी की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलैरिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि कोई एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अगर सिंपली आपको बताना है कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, तो आप देख लो कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज दैट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, कितने रिएक्टिंग स्पीसीज है जो रिएक्टेंट में भाग ले रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर देख पाओगे तो आप कहोगे कि मैम एक तो केन शुगर है, ठीक है, और एक आपका क्या है, वाटर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें दो मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर दो मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं। तो आप सिंपली कहोगे कि मैम इस रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 2 है, ठीक है। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, क्यों, क्योंकि इसमें दो मोल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो आपका केन शुगर है, दूसरा वाटर है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलैरिटी इसकी बेटा 2 हो गई। अब बात करते हैं कि अगर इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है तो अब दूसरी चीज़ आती है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है, ठीक है, तो ऑर्डर में जब हम बात करेंगे तो आपको ऑर्डर में करना क्या होता है, सिंपल, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम आपसे कहें कि इसका रेट लॉ लिख के दिखाओ आप हमें, ठीक है। तो रेट लॉ आपको याद है क्या, आपको याद है आपने रेट लॉ कैसे लिखा था, आपने लिखा था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द K concentration of a to the power x into concentration of b to the power y, ठीक है। फर्दर इस हमने कांस्टेंट को हटाने के लिए हमने क्या किया था, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा और इसको हटाते हैं जब हम, तो यहाँ पे फिर k आ जाता है और ये हो जाता है a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस रिएक्शन में क्या है कि इसमें a एंड b के जगह पे ही आपके दो मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, ठीक है। तो एक जो है आपका वो क्या है, केन शुगर है, और दूसरा जो है वाटर है। तो सिंपल आपको जहाँ पे अभी आप a एंड b कर रहे थे वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, a के जगह आप ले लो केन शुगर, ठीक है। अगर आप a की जगह केन शुगर ले रहे हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं C12H22O11, ठीक है, इनटू बी के जगह आपने क्या लिया है, वाटर लिया है, ठीक है। अब आप देखो तो ये दोनों जो है वो एक एक मोल ही प्रेजेंट है, ठीक है, एक मोल आपका केन शुगर भी है, एक मोल ही आपका वाटर भी है, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि वाटर जो होता है हमें वो एक्सेस में लेना होता है, इससे क्या डिफरेंस आएगा वो हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर दोनों एक एक मोल ही हैं तो दोनों पे जो पावर आएगा वो 1 ही आएगा बेटा। अब अगर आपने वाटर को एक्सेस में लिया है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अब अगर आपने वाटर को एक्सेस में लिया है तो इससे होगा क्या, ठीक है, इससे क्या चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे, हम इस पे बात करते हैं। एक्सेस में लेने से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो इसका कंसंट्रेशन है वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा बेटा तो ये रिएक्शन को प्रभावित ही नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो वाटर है आपका ये एक तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा इस चीज़ को, एक्सेस में होने की वजह से वाटर जो है आपका अब वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। अब आप खुद सोचो कि अगर ये वाला पार्ट हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमें इसकी बात ही नहीं करनी। अब हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास सिर्फ बचा है ये केन शुगर, ठीक है, और केन शुगर का पावर कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, ठीक है। तो अगर इस पे पावर 1 है, तो आप कहोगे कि मैम अगर हम आपसे पूछें कि ऑर्डर इसका कितना है तो आप बोलेंगे मैम ऑर्डर कितना निकल के आया, 1। लेकिन ये कब होगा, जब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वाटर जो है वो एक्सेस में है और उसके वजह से, एक्सेस में होने की वजह से उसका जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, जी, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें पता है तब तो आप बता लेंगे, बट अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तब तो आप यही बोलोगे ना कि मैम इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे एक तो आप इसको लेंगे, एक्स के जगह पे 1 आया और वाई के जगह पे भी 1 आया, दोनों को जोड़ना ही होता है, ऐसे तो निकलता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे आप ऐड करोगे तो ये 2 आ जाएगा। लेकिन जब आपको पता चल गया है कि हमें H2O को कंसंट्रेशन जो है उसका कांस्टेंट रखना है इसको, तो आप नहीं ये गलती करेंगे, हमें पता है, ठीक है। और तब आप कहोगे कि मैम इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका ऑर्डर निकल के आया बेटा 1, ऑर्डर निकल के आया 1, और क्योंकि भाग तो दोनों ले रहे हैं तो मॉलिक्यूलैरिटी इसकी कितनी आ गई, 2, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए ध्यान से,
इसको सूडो क्यों बोला गया, क्योंकि इन जनरल अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे बेटा, ठीक है, और अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे कि H2O का कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो आप यही बोलेंगे कि इसमें ऑर्डर कितना हो जाएगा, दो, दोनों के पावर को आप जोड़ लेंगे तो ऑर्डर 2 निकल के आएगा। लेकिन क्योंकि इसका कांस्टेंट कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, तो जो ऑर्डर निकल के आता है वो 1 निकल के आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल, इसको हम लिख सकते हैं a reaction in which value of molecularity of reaction is पहले ऑर्डर लिखते हैं, वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is 1 but molecularity is greater than 1 is known as pseudo first order of reaction। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये क्लियर होगा बेटा। ठीक है, तो यही है आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं एग्जैक्टली होता क्या है। तो आपको दो ही चीज़ें ध्यान देनी है। अच्छा, बहुत सारी इसमें एग्जांपल्स भी नहीं है। एक तो आपका ये केन शुगर वाला हो गया, और एक आपका और आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो उसमें भी क्या होता है, जब आप एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका जो वाटर का अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। एक्सेस में अमाउंट होने की वजह से आपको उस चीज़ को कॉन्स्टेंट करना पड़ेगा, और दैट्स वाई वहाँ पर भी आप यही चीज़ पाओगे कि आपको सिर्फ एस्टर का ही ऑर्डर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि H2O क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो वहाँ पे भी ऑर्डर 2 ना आके क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो वैसे देखने से तो हमें लग रहा है यहाँ पे ऑर्डर 2 होना चाहिए, बट ऑर्डर मिल क्या रहा है, तो 1 मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया है सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा एक टॉपिक था, छोटा सा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, आपको हम कुछ चीज़ें और बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है, तो अब हम करेंगे इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, अगला जो टॉपिक है आपका बेटा वो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए वैसे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके nth ऑर्डर भी देखने को मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो आपके मेनली 2-3 ही होंगे। ठीक है, अच्छा, इसको कहीं कहीं आपको इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोला जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड फॉर्म या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन दोनों एक ही चीज़ है। अब इसमें हमें करना क्या है, या फिर इसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी बोल देते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। इसमें हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करनी है मेनली। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको कहा कि nth ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको सब नहीं देखना, आपको सिंपल कुछ चीज़ें देखनी है। एक तो हम सबसे पहले बात करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, तो ये 3 ऑर्डर हम देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका ठीक है, देखिए सबसे पहला है आपका ज़ीरो ऑर्डर। ठीक है, आपको पता होगा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर हम तो बताएंगे ही आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में बेटा मेनली देखने को क्या मिलता है कि आपका जो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, वो रेट पे डिपेंड नहीं करता। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन है वो रेट पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रेट। तो इसको हम बोलते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रेट। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज़ देखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये जस्ट फर्स्ट ऑर्डर का रेसिप्रोकल हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, चलिए इसको करने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल्स भी बता रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, फिर आपके मैथमेटिकल पोर्शन पे चलेंगे। ठीक है, ये पहले इसको देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे। अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है कि ये जो है रेट पे डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, तो सिंपल सा आपको इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन वैसे तो बहुत लंबा होता है, लेकिन आपको जो शॉर्ट में हम बता रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर में निकल के आता है बेटा इंटीग्रेटेड रेट लॉ की हम बात करेंगे, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, ये आपका है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर। ठीक है, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अब जब आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए करोगे तो आप देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको सिंपल इसी में क्या करना है, एल एन ले लेना है और कंसंट्रेशन ले लेना है ए नॉट का, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हो जाएगा बेटा एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अभी ये आप यहाँ से तुरंत इसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि एल एन है, अभी इसको आप नेचुरल लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हो गया एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी इज इक्वल टू के टी। अब हम इसको लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एल एन ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ के टी। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एल एन ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू, सॉरी माइनस नहीं प्लस ही होगा, प्लस के टी। अब हमें क्या करना है कि इस एल एन को, ठीक है, इस एल एन को हम बेटा नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता ही होगा अगर किसी चीज़ को नेचुरल लॉग में करेंगे कन्वर्ट तो फिर यहाँ पे वैल्यू आती है 2.303। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.303 एल एन ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, तो ये आपका जो निकल के आया है बेटा ये है, ठीक है, ये जो वैल्यू निकल के आई है इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा, एल एन 2.303 एल एन ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी। सॉरी, यहाँ पे एल एन को आपने चेंज कर दिया है तो ये हो जाएगा आपका लॉग बेस ई में। ठीक है, एल एन को लॉग बेस ई में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एल एन को जब आप कन्वर्ट करोगे लॉग बेस ई में तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है 2.303 से। ठीक है, तब जाके हम इसको इसमें कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये आपका हो गया। अब अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर की, तो सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है, जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिया, अच्छा ए नॉट ए टी आपको क्लियर होगा ना, ए नॉट जो है वो कंसंट्रेशन है, अगर जीरो है तो इसका मतलब कि कंसंट्रेशन है टाइम, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन की बात हो रही है जब वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई टाइम नहीं होगा। और जो टी लिखा है वो ये बोला गया जैसे कि मान लीजिए कुछ समय के बाद का क्या कंसंट्रेशन है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, के जो है सिंपल आपका वो क्या है, रेट कांस्टेंट है, और टी बेटा फिर से यहाँ पे क्या है, टाइम है। तो अब अगर हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, तो सेकंड ऑर्डर में आपको दिख रहा होगा कि रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, जस्ट पहले वाले का रेसिप्रोकल करना है। तो यहाँ पे हो जाता है क्या, यहाँ पे एक्चुअली हम पहले नहीं डिसाइड कर पाते कि साइन पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए नॉट, ठीक है, 1 अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अब इसमें आपको देखना ये होता है कि ये आपने रेसिप्रोकल तो कर दिया, जस्ट यहाँ पे इसका उल्टा। ठीक है, अब आप डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे बड़ा कौन सा है, तो हम देखेंगे कि आप कहोगे कि मैम ए नॉट जो है वो बड़ा है। ठीक है, किससे, 80 से। तो अगर ए नॉट जो है वो 80 से बड़ा है तो फिर अब क्या होगा, ए नॉट अगेन आपका क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और 80 जो है वो है कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है, अब अगर ये इससे बड़ा है ए नॉट तो हम कह सकते हैं जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन है तो इनिशियल में जैसे मान लीजिए कोई चीज़ इनिशियल में जब पहले पहले रहती है तो 100 रहती है, 100%, कुछ समय के बाद वो रिड्यूस होकर मान लेते हैं कि 50% हो गई, 70% हो गया। तो ये वही चीज़ है, ए नॉट जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, कुछ समय के बाद जो है वो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ए नॉट सबसे पहले क्या होगा, ज़्यादा होगा, कुछ समय के बाद जब ये घटेगा तो कुछ कम हो जाएगा। अब अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे बेटा तो आप रेसिप्रोकल में ऐसा कुछ पाएंगे कि उल्टा करेंगे तो आपका जो 80 है वो ज़्यादा हो जाएगा किससे, ए नॉट से। ठीक है,
तो अब आपको क्या करना है, ये आपने रेसिप्रोकल तो कर दिया। अब रेसिप्रोकल करने के बाद आप क्या पाएंगे कि यहाँ पे इसका हम लिख सकते हैं, ठीक है, IRL यानी कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब क्योंकि ये बड़ा है तो आप बड़े में से ही हमेशा छोटे वाले को घटाते हो, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से 1/80 माइनस 1/A0 इज इक्वल टू KT, ठीक है। अब ये जो निकल के आया बेटा, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है किसका, तो सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अभी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई है, ये तो आपका थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन था इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालने के लिए, ठीक है। कभी कभी आपसे सीधे सीधे एक्सप्रेशन पूछता है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ वाला एक्सप्रेशन आप बताओ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए सिंपल, सबसे पहले हमने 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करी। एक तो आपका है जीरो ऑर्डर, फिर है फर्स्ट ऑर्डर, देन है सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सॉरी जो जीरो ऑर्डर है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, कंसंट्रेशन में नहीं डिपेंड करता। इसीलिए अगर आपको याद होगा, आपने कभी देखा होगा, तो जब आप जीरो ऑर्डर का ग्राफ बनाते हैं रेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, रेट और टाइम, तो क्योंकि कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो वो समय के साथ आप समय घटाओ बढ़ाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, तो वो कांस्टेंट रहता है, उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। यहीं पे अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें अगर वैल्यू आपकी, अगर आप स्लोप देखोगे, स्लोप अगर आपका नेगेटिव में रहेगा तो ग्राफ क्या होगा, घटेगा, अगर स्लोप पॉजिटिव में है तो ग्राफ बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जीरो ऑर्डर में ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिलता। उसका रीज़न यही है कि ये कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। किसी भी रिएक्टेंट, आप कोई भी रिएक्टेंट ले लो, उसका जो भी कंसंट्रेशन होगा ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सही ठीक लिखा है, नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलिए, तो अगर ये डिपेंड नहीं करता तो इसका सिंपल सा हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख लिया, A0 माइनस AT इज इक्वल टू KT। अच्छा, इस चीज़ को हम यहीं पे मेंशन कर रहे हैं, सबके लिए बार बार नहीं लिखेंगे, आप ध्यान दो। A0 जो है बेटा, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब कि स्टार्टिंग में कौन कितना था, 100% हो सकता है। AT क्या है, कुछ समय के बाद, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन एट टाइम T, ठीक है। तो ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये है कंसंट्रेशन एट टाइम T। K क्या है, तो K आपको पता ही होगा, आप कह रहे होगे मैम ये तो रेट कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो यही सेम चीज़ें, इन्हीं तीनों वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखो तो हमने सब में यूज किया है, बस कुछ और नहीं कर रहा, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए आसान है। फर्स्ट ऑर्डर में आपको क्या करना है, बस आपको ध्यान ये देना है कि इसमें जो कंसंट्रेशन होगा वो रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो अगर रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो अगर आपका जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो बढ़ेगा तो आपका रेट बढ़ेगा, अगर एक घटेगा तो आपका रेट भी घटेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपको सिंपल यहाँ पे इसी रेट लॉ में ln को जोड़ना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका ln A0 माइनस ln AT इज इक्वल टू KT, ठीक है। अब आपको ln, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो हमने ln, या फिर आपको पता होगा अगर ln का फॉर्मूला, तो ln A माइनस बी होता है ln A अपॉन बी, ठीक है। तो log A माइनस बी होता है log A बाई बी, तो यहाँ पे log A माइनस बी के फॉर्म में था तो हमने A बाई बी के फॉर्म में लिख लिया, इज इक्वल टू हो गया KT। अब इस log को, ये ln केमिस्ट्री वाला log है, अगर आप इसको मैथ वाले log में यानी कि log बेस E में चेंज करोगे तभी तो आप वैल्यूज़ को रख पाएंगे। तो उसमें चेंज करने के लिए बेटा हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, ठीक है। तो सिंपल ln की जगह पे आ गया 2.303 log बेस E A0 अपॉन AT इज इक्वल टू KT, ठीक है। ये जो निकल के आया है ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मतलब कि इसको इंटीग्रेशन करके निकाला गया है। ये किस लिए है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब बेटा सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसी का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो A0 बड़ा है, A0 में से AT को घटाया गया है ना, यानी कि A0 जो है वो बड़ा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर A0 बड़ा है तो इसका जब आप उल्टा करोगे, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो AT बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर AT बड़ा हो जाएगा तो आपको AT में से A0 को घटा देना है। अब जो आया ये क्या है, ये आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ है सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। चलिए, अभी तक आपने सिर्फ इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला है बेटा। अब देखो हम क्या करेंगे, अब जो आपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला है इससे हम रेट कॉन्स्टेंट लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो रेट कॉन्स्टेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपके जो भी अगर इस पर क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको रेट कांस्टेंट पे ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन लगाया होगा तो आपको पता होगा। तो अगर आप रेट कांस्टेंट लिखो इसके लिए,
चलिए अब रेट कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है। डरने वाली कोई बात नहीं है, डरना वरना नहीं कि मैम अभी और है क्या। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, जो आपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला है ना, ये ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, तो आप देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है रेट कांस्टेंट, ये जो के है वो क्या है, रेट कांस्टेंट ही तो है, तो आपको उसी के की वैल्यू निकालनी है, कुछ बहुत ज़्यादा अलग काम करना नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है तो हमारे लिए तो बहुत आसान है, हम तुरंत इसको कर लेंगे। देखो आपके सामने लिखा है ये ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, मान लेते हैं कि इक्वेशन पहला है आपका सामने। अब यहाँ से आपको के की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो ना के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी, ये वही वाला है, अपॉन में क्या हो जाएगा टी। अब ये जो निकल के आया ना बेटा, यही आपका क्या है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या है, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू है, रेट कांस्टेंट फॉर ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो निकल के आया वो आपका रेट कांस्टेंट हो गया ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की बात करोगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये वाला आया, ध्यान से देखिए, ठीक है। 2.303 लॉग बेस ई ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। यहाँ से जब आप इसमें के की वैल्यू निकालोगे, तो के की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो सिंपल यहाँ पे बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो के इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप वैल्यू निकालेंगे के की, ठीक है, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, 2.303 लॉग बेस ई ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी, दैट इज इक्वेशन 1, ठीक है। इसके लिए अब यहाँ पे आपको के निकालना है, अगर तो ये के निकालोगे आप तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका 2.303 अपॉन टी को आप नीचे रख लो, और ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी, ठीक है। या तो ए टी आप लिखे या फिर टी इधर आ गया तो आप सिर्फ ए लिखो, तो ये आपका क्या आ गया है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। किसके लिए है, तो ये रेट कांस्टेंट आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये वाला जो रेट कांस्टेंट था आपका, ये बेटा ज़ीरो ऑर्डर के लिए था, ठीक है। तो ये आपका रेट कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप देखे होंगे जितने भी सवाल आपके लगते हैं वो इसी फॉर्मूले पे लगते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चंस आता है एग्जाम में तो आपको इसी फॉर्मूले पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो आधे तो चीज़ें आपके रेट लॉ पे रहती हैं, फिर आपको कैलकुलेट करने के लिए कह देता है उसी में हाफ लाइफ टाइम, तो उस पर भी हम अभी बात करेंगे जस्ट कुछ ही देर में, ठीक है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमको लगता है यहीं से आपके सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, सेकेंड से उतना सवाल आता नहीं है। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पहला वाला, ठीक है। जीरो ऑर्डर से भी बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन पहले वाला जो है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये हमको लगता है कि मोस्टली हर एक क्वेश्चन में बेटा यूज़ होता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हमें लगता है कि यही इतनी चीज़ें थी इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, इंटीग्रेटेड सेकंड लॉ का आप इतना ही ध्यान दो, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, वैसे सिंपल मैंने बहुत ही शॉर्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला ही कराया है आपको, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशंस तो आपके पास ऑलरेडी होंगे ही, ठीक है। तो आपको सिंपल दो चीज़ें ध्यान देनी है, सबसे पहला तो जीरो ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और दूसरा है सेकंड ऑर्डर में जस्ट उसका रेसिप्रोकल है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ बता दिया गया है, और ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है आपका फर्स्ट ऑर्डर का, ये था जीरो ऑर्डर का और ये था सेकंड ऑर्डर का, ठीक है। अब इसी इंटीग्रेटेड रेट लॉ से बेटा आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे, तो रेट कांस्टेंट आपने निकाल लिया है के, ठीक है। इधर वाला है आपका जीरो ऑर्डर के लिए, और ये है 2.303 अपॉन टी ए नॉट अपॉन लॉग बेस ई, ठीक है, ए नॉट अपॉन ए टी, ये आपका किसके लिए है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। चलिए अब आपको हम एक और चीज़ें बताते हैं, आपके पेपर में एग्जाम्पल्स भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया कि आप एग्जाम्पल बताओ, ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर का, अच्छा देखो मैंने आपको अभी यूनिट भी नहीं बताई है, ठीक है, बताते हैं आपको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपसे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल पूछ लिया, ठीक है, अच्छा सूडो के एग्जांपल की हमने बात करी है, आप ध्यान देना, सूडो ऑर्डर रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि या तो आपका क्या हो सकता है, एक जो हमने करा है केन शुगर का हाइड्रोलिसिस, और दूसरा
एस्टर का हाइड्रोलिसिस, उसमें भी आपको वही करना होता है, सेम एस्टर लेना है और H2O लेना है। H2O आपका एक्सेस में होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन मैटर नहीं करेगा। तो ऑर्डर देखने में हमको लगेगा कि ऑर्डर 2 होगा, बट एग्जैक्टली ऑर्डर 1 होगा, और इसीलिए उसको बेटा फॉल्स बोला गया, ठीक है, क्योंकि दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। जब आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल में अगर आपसे सूडो ऑर्डर का पूछे तो आप सिंपल तुरंत वही छाप दो, ठीक है, और उसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए जो भी कहानी आपको मैंने बताई है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर तो बहुत आसान होगा, सूडो ऑर्डर आपके लिए हो गया, सूडो ऑर्डर मैंने बता दिया, ठीक है। एक तो आपका केन शुगर है और दूसरा आपका एस्टर का हाइड्रोलिसिस है। अगर आपसे जीरो ऑर्डर के लिए पूछ रहा है बेटा तो इसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स जो है एक बड़ा ही फेमस है, ठीक है, इसको देखिए। ये होता है decomposition of gas on the metal surface, ठीक है। समझ में आया है क्या आपको ये? इसमें होता क्या है कि कोई भी एक मेटल का सरफेस है तो कोई भी अगर गैस है तो वो आके उस पर अपने आप क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी चीज़ को आप, जो लोहा आप पढ़े ही होंगे, ठीक है, आयरन का कोरिजन होता है, तो अगर आप लोहे को कुछ देर बाहर रख दीजिए, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है, इन चीज़ों से रिएक्ट करके उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसमें जंग लग जाती है। तो कोई भी मेटल सरफेस पे इसी तरीके से गैस का आके जमना या फिर गैस आके अगर उसके ऊपर एक लेयर बना ले रहा है, उसके ऊपर डिकम्पोज हो जा रहा है, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन दी मेटल सरफेस, ठीक है। इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, एक तो आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है। अगर इसमें भी आपको एग्जांपल की ज़रूरत है तो हम आपको बता रहे हैं, एक गैस होता है, ठीक है, अमोनिया, इसके अंदर भी ये वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक गैस है अमोनिया, तो डिकम्पोजिशन of ammonia NH3 on the surface of टंगस्टन। टंगस्टन जानते हो ना आप, डी ब्लॉक एलिमेंट है, W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो अमोनिया गैस है ये टंगस्टन के सरफेस पे आके जम जाता है, ठीक है, यानी कि डिकम्पोज हो जाता है, और ये आपका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा देखिए, इसमें आपको ये चीज़ें करानी नहीं पड़ती, ये अपने आप होने वाला प्रोसेस है। एक और अगर आपको हम एग्जाम्पल बताएं तो एंजाइम कैटालाइज, ठीक है, जितने भी आपके एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और जानना है तो एक और आपको हम बता दे रहे हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। बेटा फोटोकेमिकल्स जितने भी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, ये आपके क्या हैं, तो ये सारे आपके ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं ये, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर हम आपसे बताएं, क्योंकि दो ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और ज़ीरो, तो ज़ीरो ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, सूडो ऑर्डर पहले ही बता दिया, फर्स्ट ऑर्डर भी आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का अगर आपको हम बताएं तो बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, आप एक देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है, ठीक है, रेडियो एक्टिव। आप रेडियो एक्टिव का नाम सुने होंगे, ऑल radioactive decay is an example of first order of reaction। क्लियर है, ठीक है। रेडियो एक्टिव डीके बेटा कहाँ होता है, देखिए अगर आप पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा तो होगा ही, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में आप ब्लॉक्स पढ़ते हैं, ब्लॉक एलिमेंट SPDF। तो जो F ब्लॉक एलिमेंट होता है उसमें आपकी दो सीरीज़ देखने को मिलती है, एक तो होता है लैंथेनाइड और एक होता है एक्टेनॉइड, ठीक है। तो लैंथेनॉइड जो होता है उनको हम रेयर अर्थ मेटल कहते हैं, उनमें से अभी फिलहाल अब वो रेयर नहीं रहे हैं, उसमें से तो बहुत सारा ईजिली अवेलेबल, लेकिन फिर भी हम उसको रेयर कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे नहीं मिलते। इसी तरह जो आपके दूसरे हैं एक्टेनॉइड्स, तो बेटा एक्टेनॉइड जो होते हैं ना वो रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडिएशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर रेडियो एक्टिव डिके होता है। अब डिके कहने का मतलब क्या है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर रेडियो एक्टिव डिके होता है। डिके का मतलब क्या होता है कि जैसे आप देखो किसी चीज़ का डिके हो जा रहा है, यानी कि वो चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जा रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब डिके कहने का मतलब ये है कि उनका जो लाइफ टाइम है, जैसे आपको अगर बताएं तो उसमें एलिमेंट होता है एक, ठीक है, शायद लॉरेंशियम या कुछ ऐसा होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ठीक है, उसका जो लाइफ टाइम है वो 3 मिनट है, मतलब कि वो सिर्फ 3 मिनट के लिए ही एलिमेंट एग्जिस्ट ही करता है, उसके बाद उसका डिके हो जाएगा
जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए एक और रीज़न है कि आप जब एफ ब्लॉक पढ़ते हैं तो एक्टिनाइड्स के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। क्यों नहीं पढ़ना पड़ता? क्योंकि वहाँ एलिमेंट्स के अंदर डिके हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में डिस्कवरी हुई ही नहीं है, लोगों ने खुद नहीं पढ़ा है, तो आप कहाँ से पढ़ोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप एक्टिनॉइड्स में देखते हैं। तो वही रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर ही रेडियो एक्टिव डीके होता है। अब जितने भी ये रेडियो एक्टिव डीके वाले हैं, ठीक है, जितने भी आपके रेडियो एक्टिव डीके हैं वो सारे आपके एग्जाम्पल हैं किसके? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, सूडो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर, ठीक है। चलिए, यूनिट की अगर आपसे कोई पूछ ले यूनिट, तो यूनिट क्या हो जाएगा? अब अगर एग्ज़ाम में आपसे सवाल आ रहा है, ठीक है, तो आप सारी चीज़ें बता दो तो ज़्यादा ही बेटर है, ठीक है। प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है रिटन एग्ज़ाम में। सब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ज़ीरो ऑर्डर हो गया, उसके बाद बेटा फर्स्ट ऑर्डर हो गया, और एक आपका आता है सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, इसके यूनिट की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है क्या? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ठीक है। अगर आप इसकी बात करो फर्स्ट ऑर्डर की, तो ये सिर्फ होता है बेटा सेकंड इनवर्स। अगर आप सेकंड ऑर्डर की बात करिए तो ये हो जाता है मोल इनवर्स, लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, तीनों में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। ये आपके यूनिट्स हो गए, ठीक है, जीरो ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के एंड सेकंड ऑर्डर के। अब फटाफट चलते हैं, इंपॉर्टेंट एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद से हम दूसरे सेक्शन में आएंगे। तो वहाँ पे हमें कुछ तो आर्हेनियस की थियरीज़ पढ़नी है, और उसके बाद हम चलेंगे मेथड्स पे जिनका यूज़ करके इन चीज़ों को, ठीक है, सॉर्ट आउट किया गया जो भी। चलो फटाफट आते हैं हाफ लाइफ टाइम पे। हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। अब हाफ लाइफ टाइम क्या होता है बेटा, इसको ध्यान से समझिए। ये अभी जैसे मैंने आपको बताया ना रेडियो एक्टिव डीके, कि किसी एलिमेंट का अगर लाइफ साइकिल है, मान के चलते हैं हम लोगों में नॉर्मल जो पर्सन होते हैं, लोग कहते हैं कि पहले के समय में लोग 100 साल जीते थे। अभी के समय में क्या है, नॉर्मल अगर एवरेज हम निकालें तो मैक्सिमम जो लोग हैं ना वो 50-60 आते आते चल बसते हैं, ठीक है। यानी कि मतलब अभी कह सकते हैं कि ये डिके ही हुआ है उनके अंदर, ठीक है। पहले लोग 100 साल जीते थे, अब जस्ट उसका आधा जी रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर वो आधा जी ले रहे हैं तो अपने आप को खुशनसीब ही समझना है, ठीक है। क्योंकि आजकल इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं बेटा कि अगर शरीर में एक बार लग जाए तो जब तक शरीर को डिके नहीं कर देंगे तब तक वो खुद डिके नहीं होंगे, ठीक है। तो ये वही डिके है। तो जैसा भैया मैंने आपको रेडियो एक्टिव में बताया, रेडियो एक्टिव डिके कि एलिमेंट्स का डिके हो जाता है, उसी तरीके से ये होता है हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम में क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो जस्ट आधा हो जाता है। कुछ टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन घट के अगर आधा हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका अगर हम डेफिनेशन बताएं आपको तो ये हो जाएगा रिड्यूस in the concentration of reactant, reduce in the concentration of reactant half of its initial वैल्यू, ठीक है। ये ऐसा टाइम होता है, ठीक है। एक चीज़ और ऐड कर लो या तो आप चाहो तो, इट इज़ अ टाइम इन विच इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है। ऐसा समय जिसमें जो कंसंट्रेशन है बेटा वो घट के आधा हो जाए, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं एक और तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम इन विच concentration of reactant is reduced to half of its initial value, ठीक है। कहने का कुल मतलब यही है बेटा
कि समय जो घट के आधा हो जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। अब देखो नाम से ही क्लियर है ना, लाइफ का मतलब समझ लीजिए जीवन, समय का मतलब टाइम, समय जानते ही हो आप, हाफ का मतलब आधा, कि लाइफ साइकिल जो है वो घट के आधा हो जाए उसी को क्या कहते हैं हम, हाफ लाइफ टाइम। तो यहाँ पे क्योंकि हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, उसका कुछ कंसंट्रेशन है, तो जब इनिशियल कंसंट्रेशन घट के आधा हो जाए वही क्या हो जाता है आपका हाफ लाइफ टाइम। अब यहाँ पे अगेन फिर से आपके कुछ वैल्यूज़ आएंगे, फटाफट इसको आपको याद कर लेना होता है, ठीक है। और जैसे कि फिर वही आ जाएगा आपका ज़ीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, ये व्हाट्सअप लैंग्वेज हो गया, ठीक है, प्लीज़ डोंट के माइंड। हाफ लाइफ टाइम फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो जब हम जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ लिखते हैं बेटा, तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम टी हाफ से, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टी, टी मतलब टाइम, हाफ मतलब आधा टाइम, हाफ लाइफ टाइम। टी हाफ इज इक्वल टू, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन 2k। अच्छा, अगर कंसंट्रेशन मान चलिए 100% है तो आप लिखते थे ना कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, याद करो। तो अगर कंसंट्रेशन समय के साथ घट के आधा हो जा रहा है तो हम उसको लिख देंगे सिंपल ए नॉट अपॉन 2k, ठीक है। तो ये आपका हो गया जीरो ऑर्डर के लिए। यहीं जब आप हाफ लाइफ टाइम लिखोगे, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको कैलकुलेट करने के बाद एक वैल्यू मिली है, ये आपको सीधे सीधे याद कर लेना होता है, ठीक है। और यहीं से डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, ये होता है 0.693/k, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक आपको ये भी याद रखना है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड की भी अगर हम बात करें तो सेकंड वाला हो जाता है बेटा 1/a0, ठीक है। सेकंड वाला अगर हो जा हम लिखें तो ये हो जाता है 1/a0 × k, ठीक है। यहीं आप लिख लो सीधे डैश डैश करके, ठीक है। सेकंड के लिए अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे टी हाफ हो जाता है, ठीक है, ये होता है 1/a0 × k। तो ये टोटल 3 फॉर्मूले हैं जो यहाँ से निकल के हैं, जहाँ से आप हाफ लाइफ टाइम भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो हमको लगता है कि एक 1.5 पार्ट हम ख़त्म कर चुके हैं। कुछ आपकी थियरीज़ बची हैं जिसमें आपके कोरिजन थियरी, एक्टिवेशन एनर्जी, फिर उसके एप्लीकेशंस, ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो उसको भी हम देख लेंगे फटाफट। और उसके अलावा हाँ, जो भी आपको मेथड्स पढ़ने हैं, ठीक है, जैसे कि एक आपका उसमें कंडक्टोमेट्रिक हो गया, उसके अलावा पोलैरियोमेट्रिक है, सॉरी पोलैरियोमेट्रिक है, पोटेंशियोमेट्रिक भी है, और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक है। तो हम कोशिश करेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करने की, ठीक है। इससे पहले हम आर्हेनियस इक्वेशन देखेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी और कोलिजन थियरी की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।